एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 को, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। और मैं आपको बता दूं कि हमारा टारगेट है टीजीटी का सिलेबस जो है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अगस्त तक कवर करना। तो हमने 9th क्लास की इकोनॉमी जो है उसको डिस्कस कर लिया है और अभी हम 10th क्लास की इकोनॉमी कर रहे हैं और 2 या 3 दिन में हमारा ये 10th क्लास की इकोनॉमी जो है ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ में मैं साइकोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं कवर कर रहा हूँ, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 सेक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी के। एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर। तो इसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर जो है, इसमें सिंपल बता देता हूँ मैं आपको याद रखने के लिए कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो प्राइमरी सेक्टर्स में आती हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए जितना भी कच्चा माल है या प्राइमरी यूनिट जिसको बोलते हैं वो यहीं से प्रोवाइड होता है सारा। ठीक है, यही सेक्टर जो है उसको प्रोवाइड करता है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। ओके, इसीलिए प्राइमरी यूनिट है ये प्रोडक्शन की, तो इसीलिए इसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर। तो इसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड, मतलब कच्चे माल से जो भी चीज़ बनेगी वो इसमें आएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसको बोलते हैं। और नेचुरल प्रोडक्ट्स को किसी दूसरी फॉर्म में ये बदलता है। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, गन्ने से शुगर बनाना। ठीक है, गन्ना क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट है या प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। ठीक है, और शुगर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। ठीक है, तीसरी बात करें हम सर्विस सेक्टर, तो इसमें जितनी भी सर्विसेज हैं, ठीक है, वो इसमें आती हैं। ठीक है, मतलब जिसमें प्रोडक्शन नहीं होती कोई भी। ठीक है, इसमें सर्विस होती हैं। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देख लो, एजुकेशन में। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो इन तीनों सेक्टर्स को कैसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना है तो जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, ठीक है, लिए क्या किया जाता है, क्वांटिटी नहीं देखते हम। ठीक है, वैल्यू देखते हैं किसी चीज़ की। ऐसा नहीं देखते कि हाँ ये चीज़ जो है 10 किलो पैदा हो रही है और ये जो है 20 किलो पैदा हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं देखते हम। इसमें वैल्यू देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, 10 किलो है तो इसकी वैल्यू देखेंगे, 20 किलो है तो इसकी वैल्यू देखेंगे। ठीक है, इस तरह से कंपेयर करते हैं। वैल्यू को जब कंसीडर करेंगे हम तो कौन सी वैल्यू देखेंगे। देखो, वैल्यू तो कई तरह से हो सकती है, जैसे रॉ मटेरियल की वैल्यू, सर्विस उसमें कितनी लगी, इस तरह से ना। लेकिन हम देखेंगे फाइनल गुड्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, उसको ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो है जितनी भी ये जो इंटरमीडिएट, मतलब जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं उसमें जितना भी खर्च होता है, जितनी भी वैल्यू होती है उसको ऑलरेडी ऐड किया जा चुका होता है, तो हम बार बार उसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम फाइनल गुड की ही जो गुड्स हैं उनकी बात करेंगे, उनकी वैल्यू देखेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। जैसे गन्ना है, प्राइमरी सेक्टर से 100 रुपये में मान लो ये पैदा हुआ, 100 रुपये में, या 100 रुपये में किसान ने इसको बेच दिया। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, उसके बाद जब ये सेकेंडरी सेक्टर में पहुंचा तो मान लो इस पर 50 रुपये खर्चा आ गया। ठीक है, तो कितना होगी, इसकी कीमत हो गई 150 रुपये। अब यहाँ से ये जब किसी शॉपकीपर के पास पहुँचा तो ये कितने में पहुँचा, ये पहुँचा 150 में उसके पास। ठीक है, उसके बाद उसने अपना प्रॉफिट जो है उसको ऐड किया तो 160 में बिक रहा है, तो हम इस वैल्यू को देखेंगे। ठीक है, ना कि हम उस वैल्यू को देखेंगे जो कि यहाँ से 100 रुपये में चल के आई। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, हम 100 को इकट्ठा कर देंगे, उसके बाद उस 150 को, उसके बाद 160 को, तब तो इसकी वैल्यू जो है 300-400 के आसपास पहुँच जाएगी ना। तो हम इसको नहीं करेंगे। आगे जो है अगर हम बात करें, देखो एक चीज़ होती है जीडीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू होती है उसको जब हम जोड़ देते हैं तो उसके बाद जीडीपी प्राप्त होती है और 1 साल की कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, मतलब अगर हम किसी इकोनॉमी की बात करें, जैसे इंडिया की जीडीपी कितनी है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि एक दिन में कितनी वैल्यू हुई। ठीक है, तो हम इसका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा उसको काउंट करेंगे 1 साल के लिए। ठीक है, तो जीडीपी जो है हमेशा 1 साल के लिए होती है, इसको आपने ध्यान में रखना है। और होता है क्या है, जीडीपी में जितने भी प्रोडक्ट पैदा होंगे, प्रोडक्ट या सर्विसेज जितनी भी होंगी, उन सब की फाइनल वैल्यू। ठीक है, फाइनल वैल्यू मान लो 1 रुपये की प्राइमरी सेक्टर से आई, 2 रुपये की हमारी सेकेंडरी सेक्टर से आई, 3 रुपये की सर्विस सेक्टर से आई, तो टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट की जाती है 1 साल की।
हिस्टोरिकल चेंजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो सबसे फ्लोरिस्ट सेक्टर था वो प्राइमरी सेक्टर था। क्या होता था, देखो खेती सारे के सारे लोग जो थे, मतलब नॉट सारे लेकिन ज़्यादातर लोग जो थे वो कृषि के ऊपर या प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट थे। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, चेंजेस लगे, नेचर ऑफ फार्मिंग जो था वो चेंज हो गया, अब टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी, अच्छे बीज, इरिगेशन फैसिलिटीज़ इस तरह से। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, प्रोडक्शन जो था वो एक्सेस में हो गया। अब ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, मान लो आपके गांव में पैदा होगी 1000 क्विंटल गेहूँ, ठीक है, और गांव की ज़रूरत है 100 क्विंटल, तो आप क्या करेंगे, 900 क्विंटल जो है उसको खा दो नहीं सकते हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो गया, सर्विस जो थी वो एमरजेंस आया उनमें, ठीक है, ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, अब आगे देखो सेकेंडरी सेक्टर, जब क्या हो गया, ये सारी चीज़ें जो थी वो बढ़ गई, मतलब प्राइमरी सेक्टर में जब चेंज आ गया, उसमें प्रोडक्शन बढ़ गई, तो अब जो रॉ मटेरियल पैदा हुआ ज़्यादा, उसकी वजह से जो था वो इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई। ठीक है, अब डेवलप हो गई इंडस्ट्रीज़, तो मूवमेंट होने लगा पीपल का फैक्ट्रीज़ में, वहाँ पे काम मिला लोगों को। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, प्रोडक्शन गुड्स और सर्विस जो थी उनमें इंक्रीज़ आया और इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। ठीक है, अब देखो थर्ड टर्सरी सेक्टर में क्या चेंज आया इसकी वजह से, जब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जो थे दोनों डेवलप हो गए, तो क्या हो गया, अब देखो प्राइमरी से क्या हो गया सेकेंडरी, जब प्राइमरी में ग्रोथ हुई तो सेकेंडरी में क्या हुआ, यहाँ पर भी ग्रोथ हो गई। अब प्रोडक्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा हो गए, तो उनको अब सप्लाई करने के लिए क्या लगना था, सप्लाई जब होनी थी उनकी, तो उसमें सर्विसेज का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इस सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गई कंट्री में। ठीक है, और इसने क्या किया, सप्लीमेंटिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, तो इसने क्या किया, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी जब सेक्टर जो थे वो डेवलप हो गए तो इसकी भी ग्रोथ हो गई। ठीक है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो गई। अब देखो आगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर इंडिया में कैसे हैं, तो देखो हम बात करें जीडीपी में सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर का होता था पहले। ठीक है, लेकिन आजकल किसका है, टर्सरी सेक्टर का, मतलब सर्विस सेक्टर का। ठीक है, ये जो है सर्विस से रिलेटेड है। अब प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग निर्भर हैं, लेकिन प्राइमरी सेक्टर जो है दूसरे सेक्टर के मुकाबले कम ग्रो हो रहा है, जबकि सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा। क्यों हो रहा है सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये थर्ड में यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों को यूज़ करता है। ठीक है, बेसिक सर्विसेज को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, इस वजह से, और दूसरा है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो है दोनों की जब ग्रोथ होती है तो इसकी थर्ड की, मतलब सर्विस सेक्टर की ग्रोथ जो है ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, अब इनकम लेवल जब बढ़ जाता है लोगों का तो क्या करते हैं, वो ज़्यादा सर्विसेज चाहते हैं, जैसे घर में मेड रख लेंगे, ठीक है, बाहर आउटिंग के लिए जाएंगे, तो इस तरह से क्या होगा, सर्विस सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसकी ग्रोथ से भी ये सेक्टर जो है बढ़ता है। ठीक है, ये भी मदद करता है, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ जो है इससे भी टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ होता है। अच्छा, सभी सर्विसेज जो हैं, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि सभी सर्विसेज जो हैं वो इक्वली ग्रो नहीं कर रही हैं, ये तो कॉमन चीज़ है, लेकिन मैंने आपको बता दी। अब आगे देखो, एक डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होती है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मान लो एक ये ज़मीन का टुकड़ा रख लो। ठीक है, ये ज़मीन का टुकड़ा है, यहाँ पर ज़रूरत है कितने लोगों की, 2 लोगों के काम करने की, लेकिन यहाँ पर काम कर रहे हैं 5 लोग। अब दिख तो ऐसा रहा है कि 5 लोग जो हैं एम्प्लॉयड हैं, मतलब 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा, 5 लोग, जहाँ पर 2 लोगों की ज़रूरत थी वहाँ पर 5 लोग लगाए हैं, तो प्रोडक्शन में तो कोई ग्रोथ नहीं हुआ ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इससे इन जो बाकी के 3 लोग हैं, मतलब 5 को जो है ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, कम फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं या डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा ये एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें ऐसा होता है, इसको छिपी हुई बोलते हैं ना, छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, मतलब दिख नहीं रही है लेकिन है। ठीक है, अब एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। ये जो है
स्टोरी है यहाँ पर लक्ष्मी की। तो इसमें क्या होता है कि जो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको कि 5 लोग काम कर रहे हैं एक छोटे से टुकड़े के ऊपर, ठीक है, जिनसे उनका गुजारा जो है मुश्किल से हो पा रहा है, ठीक है। तो मतलब दिख तो रहा है कि 5 लोग काम में हैं, लेकिन है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बेरोजगारी है इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, मोर एम्प्लॉयमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसमें डिस्कस करते हैं। देखो, एक तो गवर्नमेंट जो है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करना चाहिए। इससे क्या होगा, जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने लगेगी तो वहाँ पर काम करने वालों की ज़रूरत होगी, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट पैदा होगी। दूसरा, मान लो कि एक डैम एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। डैम जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गवर्नमेंट ने, तो पहले तो इस डैम को बनाने में लोगों के लेबर की ज़रूरत पड़ी, वहाँ पर लोगों को काम मिला। दूसरा, यहाँ से इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वो बनी, तो इससे जो लोग जो थे एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के ऊपर काम कर रहे थे उनको भी काम मिल गया, ठीक है। मतलब अब जो इरिगेशन, जब 2 लोग उस ज़मीन के टुकड़े ऊपर काम कर रहे थे लेकिन उसकी प्रोडक्शन जो थी वो बढ़ नहीं रही थी, लेकिन अब क्या होगा, जब इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटी होगी तो उन 5 लोगों की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, ठीक है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक तो बैंक जो है, बैंक लोन से एम्प्लॉयमेंट पैदा हो सकती है। उस ज़मीन के टुकड़े के ऊपर मान लो अच्छी खाद, अच्छे बीज, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना हो तो लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो बैंक जो है ऐसा लोन दे सकते हैं और इससे जो है वो एम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है दूर हो सकती है। तीसरी चीज़ कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप कर देंगे तो उससे भी एम्प्लॉयमेंट पैदा हो जाएगी, ठीक है। और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं, जैसे छोटे छोटे टाउन्स हैं उनमें छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाकर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, कोल्ड स्टोरेज बना दिया, इससे क्या होगा, जो मतलब ख़राब होने वाली आइटम्स हैं वो बची रहेंगी, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग यूनिट्स इनको लगा दिया, हनी कलेक्शन यूनिट्स ये लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ऐसे एरियाज़ को ढूंढना चाहिए जिनसे एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव हो, ठीक है, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। एक और चीज़, राइट टू वर्क, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट की नीड समझी थी और 2005 में इन्होंने राइट टू वर्क एक कानून बनाया था, ठीक है। इस स्कीम के अंडर इसमें उन्होंने एक ये मनरेगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 पास किया और गारंटी दी लोगों को कि 100 दिन का रोज़गार जो है, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट जो है उनको मिलेगा। यदि एम्प्लॉयमेंट ना दे पाए सरकार तो उनको भत्ता दिया जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो दे ही देती है सरकार, ठीक है। तो इसमें ज़मीन से जुड़े जो काम थे वो संबंधित थे, ठीक है। मतलब मनरेगा के अंदर जो ज़मीनी जितने भी काम होंगे उनको किया जाएगा। तो ये एक्ट जो है इम्पॉर्टेंट ये है 1 मार्क्स क्वेश्चन में कि कब पास हुआ था मनरेगा, तो 2005 में, ठीक है। आगे अगर हम बात करें डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स की, तो डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स इसमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होते हैं और गवर्नमेंट जो है उनका सुपरविज़न करती है, ठीक है। और इसमें ये जो सेक्टर है इसमें जो गवर्नमेंट के रूल्स लॉज ये जो बनाती है गवर्नमेंट उनको फॉलो किया जाता है। और इसमें एक और चीज़ है कि जॉब की सिक्योरिटी होती है और इसमें वर्किंग आवर्स भी फिक्स होते हैं और इसमें पेड लीव, ओवर टाइम, पेंशन आदि ये सारी स्कीमें होती हैं, ठीक है। अब बात करें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, तो इसमें अच्छा इसमें कौन कौन सी कंपनी, इनका तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का आपको पता चल जाएगा। जैसे कि जो भी गवर्नमेंट ने के सुपरविजन में है, जैसे गवर्नमेंट खुद एम्प्लॉयमेंट देती है जिसमें जिनको हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कर रहा है कोई, ठीक है, या फिर सेमी गवर्नमेंट होते हैं जैसे DAV है, तो सेमी गवर्नमेंट जैसी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो जो यूनिट्स जो हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं हैं, जैसे कि शॉप्स, कोई आदमी शॉप के ऊपर काम कर रहा है, जैसे अभी कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन था तो बहुत से लोग जो थे बेरोजगार हो गए। इसके अलावा जो लेबरर हैं, ठीक है, तो इस तरह के जो सेक्टर हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ये अनदर, देखो पहले तो हमने बात की वो अलग क्लासिफिकेशन थी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो अलग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जिसमें 2 तरह के सेक्टर हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब देखो आगे इसमें क्या है, कोई रूल और रेगुलेशन जो है फॉलो नहीं होता, ठीक है।
और एम्प्लॉयमेंट की कोई सिक्योरिटी नहीं है। जब दिल किया, मान लो किसी शॉप के ऊपर काम कर रहा है, शॉपकीपर जो मालिक है दुकान का, एम्प्लॉय की उसके साथ बहस हो गई, चल बाहर, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। और इसमें कोई पेड लीव नहीं होती, छुट्टी करेंगे पैसे कटेंगे, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें हम तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है इसको सोशियो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर कुछ स्कीम जो हैं उनको लॉन्च कर सकती है और सोशियो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर इसको प्रोटेक्शन दे सकती है, ठीक है। जैसे एससीज एसटीज़ को कोई सर्विस चलाती है, तो इस तरह से कुछ एक चीज़ें, मतलब जो दबी हुई कम्युनिटीज़ हैं उनको ऊपर उठाया जा सके, ठीक है। आगे अगर हम बात करें सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप की ये एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर जो है इसमें वो सारे असेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं और जितनी भी सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो प्राइवेट सेक्टर आगे आता है। प्राइवेट सेक्टर तो ये जो है इसमें इंडिविजुअल का कंट्रोल होता है। सारे असेट्स और सर्विसेज जो हैं किसी इंडिविजुअल के पास होती हैं या किसी मतलब कोई कंपनी होती है उसके पास होती हैं, जो कि एक इंडिविजुअल के कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का मोटिव जो होता है वो सर्विस देना होता है और प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव है वो सिर्फ पैसा कमाना होता है। प्रॉफिट जहाँ मिलेगा वहाँ प्राइवेट सेक्टर कोशिश करेगा कि मिल जाए उसको, ठीक है। और कुछ सर्विसेज जो हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और ताकि रिजनेबल कॉस्ट जो है उसके ऊपर जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको जो है रिजनेबल प्राइस के ऊपर सर्विसेज मिल पाएँ, ठीक है। तो ये था लेसन में पूरा इस चैप्टर 2 में इकोनॉमी के। और मैं आपको बता दूं कि हम बढ़ रहे हैं टीएसटी आर्ट्स के सिलेबस की तरफ और अगस्त तक का टारगेट है हमारा कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सारे को कवर किया जा सके। इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसलिए मैं इकोनॉमी कवर कर रहा हूँ और 9th की हमने कवर कर रही है और 3-4 दिन में 10th की भी कवर हो जाएगी और उसके बाद हम 11th की तरफ मूव करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू।